हम आप दोनों बैठो। ये जो मॉडल है ना, इसका तरीका ये है कि इसको आप ऐसे बैठो। ये तो आपका हो जाएगा, यस बिल्कुल। क्योंकि ये लेफ्ट से आ गई स्प्लीन। ये क्या चीज़ है? पेनक्रियास नहीं हो सॉरी वो ड्यूडेनम ड्यूडेनम। ये आ गई राइट पे, यस ठीक है। इन बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द पेनक्रियास, ये जो है ये क्या है? ये पेनक्रियास अपना स्प्लीन एंड द ड्यूडेनम के दरमियान आ गया पेनक्रियास। तो ये मॉडल जो है ये बिल्कुल इसी पोजीशन में पड़ा हुआ है बॉडी में, ठीक है। यस और ऑफ कोर्स ये एब्डोमेन में है ना, बिलो द डायफ्राम। बिल्कुल। अच्छा, अब करना हमने ये है जी स्प्लीन। तो इस मॉडल में स्प्लीन नहीं है, ये है। ये ब्लैक सी। अच्छा, इसको कैसे रखेंगे? इसको रखेंगे ऐसे। अच्छा आगे से वो लिवर ब्लैक कवर कर लेते हैं। अब देखिए ना, अगर आप इसको यहाँ फिट करें, इसको यहाँ फिट करें तो ये उतर जाता है सर। नहीं, हाँ फिर ये है यस बिल्कुल एडिशनल, हमने इसके ऊपर लेबर लगा दिया बिल्कुल। जस्ट टू शो यू के रिलेशनशिप्स ऑफ द स्प्लीन विद द वेरियस एडजेसेंट ऑर्गन्स। यस अब बाय लोकेशन जो आपकी स्प्लीन है एब्डोमेन में है, और अभी चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने एब्डोमेन नहीं पढ़ा, बिल्कुल। तो एब्डोमेन में मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि एब्डोमेन को जब हम स्टडी करते हैं ना प्री क्लिनिकल साइड पे, यानी कि इस वक्त एनेटमी में, तो आप क्या करते हैं कि एब्डोमेन में आप जो है ना इसको डिवाइड करते हैं इनटू 9 रीजन्स। यस 9 regions by means of 2 horizontal lines and 2 vertical lines, यस ठीक है जी। यस तो जो वर्टिकल लाइंस है वो ये है जिनको आप कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइंस। यस एक ये और एक ये तो दो हो गई वर्टिकल लाइन। फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो एक होगी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, यानी ऐसा प्लेन जो पाइलोरस में से गुजरे। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, पाइलोरिक्स स्टमक का पाइलोरस होता है ना, पाइलोरिक्स फिंटर। अच्छा हाँ, समझ तो पाइलोरिक में से गुजरे वो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है। समझ गया सर। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन या ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और एक उससे नीचे पैरेलल प्लेन होगा आ जाओ नीचे, बैठ। जो आपके सब कॉस्टल रीजन में से, सब कॉस्टल मीन्स आखिरी रिब के नीचे से गुजरेगा। अच्छा हाँ लास्ट फ्लोटिंग रिब समझ गया। यस तो सब कॉस्टल प्लेन एंड ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और दो मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो दो वर्टिकल प्लेन। यस तो अगर आप किसी पेपर में दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें और दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो 9 रीजन्स बन जाएंगे। ऑफ द एब्डोमेन। करके देख लें, यस 70 क्रॉस कहते हैं जो उसमें, ठीक है ना जी। तो इसमें 3 रीजन्स तो मिड लाइन में हो जाएंगे, बिल्कुल। ये 3 इधर और 3 इधर। यस अब आपने क्या नाम रखे हैं उनके? जो मिड लाइन में 3 रीजन है उनमें सबसे ऊपर वाला रीजन एपिगैस्ट्रिक, फिर जो दरमियान वाला है वो अम्बलाइकस जिसमें आपका बेली बटन होता है ना, और उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक। यस हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोगैस्ट्रियम। गैस्ट्रियम मींस स्टमक यस and epigastrium means above the stomach, hypo means below the stomach। यस अच्छा, अब आ जाए आप राइट साइड पे, तो एक्सट्रीम राइट साइड पे लिवर है, ठीक है ना जी। तो ये होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रियम मींस कि वो जो कॉस्टल मार्जिन है उसके नीचे, कॉन्ड्रियम मींस कार्टिलेज। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर एंड राइट आइलिक फॉसा। इलिक बोन आ जाती है ना। यस यस समझ गया। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जिसमें लिवर होगा, फिर राइट लंबर जिसमें राइट किडनी होगा, मोटा मोटा बता रहा हूँ, और राइट आइलिक फॉसा जिसमें आपका अपेंडिक्स पड़ा है।
लगता है क्या तो होता है राइट नंबर में? किडनी राइट किडनी, राइट किडनी। अच्छा, अब आप जब क्लिनिकल साइड में होंगे ना, और एक बंदा आएगा कहेगा जी मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ, तो आप लिखेंगे पेन राइट RIF। तो जब पेन RIF कोई पड़ेगा ना, वो कहेगा ये तो अपेंडिक्स है। यस ये आप कहेंगे इसको ख्वाब है कि अपेंडिक्स है, क्योंकि जो वहाँ मेन जो चीज़ है जिसे खराब होना है वो अपेंडिक्स है। अगर वो लिखा हो लेफ्ट इलियक फोसा, और अगर कोई कहे अपेंडिक्स है तो वो पागल है, राइट बोलते या वो साइटस इनवर्सस है कि अगर उसकी गट रोटेट ही नहीं हुई यस तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे है। तो पहले चीजें होती है लेफ्ट पे, बाद में आ जाती है राइट पे, उसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द गट। ये एम्ब्रियोलॉजी आपको बताएगी। तो स्टमक भी रोटेट करता है, इंटेस्टाइन्स भी रोटेट करती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, स्टमक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक हो गया नहीं? तो नॉर्मली स्पीकिंग, हम तो नॉर्मली स्पीकिंग करते हैं ना, हम तो हमारे दिमाग में तो पेशेंट देखते हुए साइटस इनवर्सस होता ही नहीं कि यार इसका कहीं दिल जो है नॉर्मली ये लेफ्ट पे होता है तो इसका राइट पे है, हम तो सोचते ही नहीं। वो सोचते किस वक्त है जब ECG कराते हैं तो उसकी बजाय मतलब पोजीशन ये हो कि वो पता चले कि जो दिल है नॉर्मल है, वो इस तरफ आ रही हो, सारी रिफ्लेक्शन एक्सेस उसका डेविएट हो, तो फिर या फिर आप एक्सरे करवाएं सिंपली। तो एक्सरे में जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट हार्ट है वो उसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, लेकिन उसका लेफ्ट बॉर्डर इधर आ रहा है, तो आप कहेंगे है मैंने गलत एक्सरे ले लिया, वो गलत नहीं है, उसका दिल ही इस तरफ है। यस तो वो बना ही ऐसे है, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला बंदा मर तो नहीं जाता, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो तो अल्लाह ने बनाया है उसको इस तरह। अब लोग पैदा होते हैं विद लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हैंड, हमारा तो राइट डोमिनेंट है ना, उनका लेफ्ट होता है, वो लेफ्ट ही होते हैं, वो खाते भी से लिखते भी से। जब वो होगा डेक्स्ट्रोकार्डिया, उसमें वो राइट डोम नहीं अफेक्ट करेगा डायफ्राम का उसको, या फिर वो लंग्स में वो इंडेंटेशन तो नहीं होगी सर राइट में? लोब्स फर्क नहीं देखिए, जब आपका साइटस इनवर्सस होगा यस सर। तो नॉर्मली आप लेते हैं कि जी हमारा स्टमक लेफ्ट साइड पे है, हमारा लिवर राइट साइड पे, इसलिए हमारा राइट डोम ऊपर है। जी यस लेकिन अगर साइटस इनवर्सस तो लिवर उधर चला जाएगा ना यार, फिर उसका वो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, डेक्स्ट्रोकार्डिया में साइटस इनवर्सस भी होगा साथ ही? Maybe that may be accompanied by the dislocation of the other viscera. Maybe solely dextrocardia, और कुछ नहीं है, खाली दिल उसका पड़ा हुआ है सजी साइड। और लंग्स में भी सबसे इसी तरह वो फर्क आ जाएगा? लोब्स में Of course, impressions में वो तो फिर बनने के बाद फर्क आएगा ना, आपको बताया था जिंदा लंग पे कोई निशान नहीं होता। जब वो लगाते हैं अच्छा, अब बात अब हो रही है जी इसकी। तो Spleen. अब हम लेफ्ट साइड पे अगर 3 देखें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या है? द स्प्लीन। अच्छा लेफ्ट राइट तो बताना आपको ये है कि जब आप स्प्लीन बताने जाएंगे तो लोकेशन उसकी बताएंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, अटैच विद द। अब वो आपको इंप्रेशन बताते हैं कि इसके क्या रिलेशन है। उसके बाद होगा लेफ्ट लंबर, उसमें लेफ्ट किडनी होगा और लेफ्ट आइलिक फोसा। अब लेफ्ट आइलिक फोसा में अपेंडिक्स तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? The sigmoid colon, the pelvic colon। अगर कोई बंदा कहता है जी मुझे यहाँ दर्द है, तो यार अपेंडिक्स तो इधर होता है, ये तो अपोजिट कह रहा है। तो डोंट थिंक ऑफ अपेंडिक्स, डोंट थिंक ऑफ अपेंडिक्स। इंटेस्टाइनल सिगमेंट कैंसर कॉलन और ट्रांसवर्स हाँ, सोचो कि ये उधर कुछ मसला है। कैंसर तो जस्ट बाय लोकेटिंग द एरिया ऑफ द एब्डोमेन बहुत सारी बीमारियां आपके दिमाग में आ जाती हैं। भाई यही डॉक्टरी है। उसके बाद एक तो ये मेथड है, 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में 9 रीजन्स का कॉन्सेप्ट है। एक है क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट वो बड़ा सिंपल है कि एक वर्टिकल लाइन मिड लाइन गुजारे जो अम्बलाइकस में से गुजरे, और अम्बलाइकस के लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारते, तो 4 टोटे हो गए ना। यस तो इसको बोलेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट। अब ये ब्रॉड स्पीकिंग हो गई, 9 के 4 बन गए। अब ये 4 रीजन का कॉन्सेप्ट है
क्लिनिकल साइड पे जब आप ब्रीज देखेंगे ना तो 9 रीजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके दिमाग में, आपको 4 रीजन्स का होगा। आप कहेंगे जी एक बंदा कहता है मुझे यहाँ से दर्द है, आप कहेंगे पेन अपर राइट क्वाड्रेंट। आप ये नहीं कहेंगे पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, आप ब्रॉड उसको ले लेंगे ना, एक चौथा हिस्सा ले लेंगे। Yes, sir. तो पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट फिर 9 सेक्शंस रिसर्च में होंगे सर। है। द क्लिनिकल में 4 क्वाड्रेंट्स हैं ना, क्लिनिकल साइड पे 4 है, लेकिन रिसर्च में वो 9 लेकिन प्री क्लिनिकल साइड पे जो अब इस वक्त आप है, एक चीज और बताई थी आपको कि पेल्विक इनलेट आप पढ़ते हैं ना, ये पेल्विक इनलेट जिधर फर्स्ट रिब है, क्लेविकल है, Thoracic Thoracic inlet. सॉरी थोरेसिक इनलेट, और उधर आप पढ़ते हैं थोरेसिक आउटलेट। सर thoracic outlet भी यही नहीं होती? नहीं नहीं सुनो ना यार, ये तो बात सुनने वाली है। Yes, sir. जो इस वक्त एनाटमी में प्री क्लिनिकल साइड पे आप थोरेसिक आउटलेट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है आपका, यस जहाँ पे लगा हुआ है ना, और उस डायफ्राम के ऊपर थॉरिक्स है, उसके नीचे एब्डोमेन है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप क्लिनिकल साइड पे जाएंगे 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स, तो उसमें आप इनलेट को आउटलेट बोलेंगे। thoracic outlet syndrome हाँ TOS। आप कहेंगे यार मैं तो इनलेट पढ़ा था, किताब में आउटलेट लगा हुआ है, पागल तो नहीं हो गया कहीं? सर इसकी रीजन क्या है? मैं बताता हूँ ना, इसकी रीजन ये है कि वो कहते हैं कि ये जो है ना आपका नेक, ये आउटलेट है, ये देखिए चीजें निकल निकल के गर्दन में जा रही है। यस वो हार्ट को मेन मरकज समझ रहे हैं ना, यस कि हार्ट से सारी चीजें निकल के गर्दन में जा रही है सारी ना, रूट्स उधर है। मतलब आपके करोटिड सिस्टम सारा निकल रहा वो है, जो आपने लंग्स में बताया था। ठीक है ना। आठ चीजें। तो वो उसको समझ रहे हैं कि आउटलेट, तो उसके हवाले से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। क्लिनिकल साइड में इसको इनलेट नहीं बोलेंगे, आउटलेट बोलेंगे, Yes. और उसको इनलेट बोलेंगे। सुपीरियर मेना कहवा तो आ रही है ना सर, अगर देखा जाए। सुपीरियर मेना क्या, तो नीचे से आ रही है ना, सर, वो भी सॉरी compressed हो सुपीरियर तो मेना वो- क्या, सुपीरियर मेना क्या ऊपर से आ रही है, लेकिन वो वीनस ड्रेनेज को इतना लिफ्ट नहीं करवा रहे, वो आर्टीरियल को Main. और हाँ आर्टीरियल को कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि मतलब फिर नर्व्स को भी वो इतना वो नहीं कर रहे, क्योंकि नर्व भी ऊपर से आ रही है, cranial nerves, बिल्कुल। वेगस ऊपर से ही आ रही है ना। बिल्कुल। लेकिन वो मेन जो उनका स्ट्रेस है वो आर्टीरियल सिस्टम पे है, यस क्लिनिकल साइड पे ना, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं के होंगे, जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा, ऑक्टेशन ऑफ एओर्टा होगा, फर्स्ट रिब हो जाए, अपना सर्वाइकल रिब हो जाएगी, तो दैट काजेस TOS, बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब आप कहेंगे जी ये तो इनलेट पे होती है सर्वाइकल रिब, तो आप कहेंगे TOS हो रहा है। तो ये जेन में रखना है कि क्लिनिकल साइड पे जब आप जाएंगे तो इनलेट का आउटलेट होगा। तो सर अभी हम इनलेट क्यों पढ़ रहे हैं? अभी उसकी रीजन ये है? तो बेसिक साइंसेज है ना। अच्छा, basic बेसिक है। इसीलिए आपको दोनों बातें बता रहे हैं कि कीप इन माइंड ऑन दिस साइड एंड कीप इन माइंड ऑन दैट साइड। समझ गया। आपने जाना भी तो है ना उधर, बिल्कुल। सारी उम्र यही थोड़ी बैठे रहना। यस तो ये तो बेसिक नॉलेज है, ये जिस तरह सिखाता है इसको सीख ले। फिर इसमें जो जो अमेंडमेंट्स हो रही है, जो जो चेंजेस आ रही है उस साइड के लिए, तो वो भी ज़हन में रखती है। यानी कि आपको मैंने बताया कि 9 रीजन्स का भी आपने याद रखना है और क्वाड्रेंट्स का भी याद रखना है। बिल्कुल तो उधर जाना है तो 4 रीजन याद होंगे, तो उधर बात करोगे ना जाके। बिल्कुल। आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं सुना 4 रीजन भी होते हैं। तो ये बेसिक वालों का काम है कि थोड़ा सा उनको क्लिनिकल टच भी दें, ताकि उधर जाके भोगे बन के खड़े ना हो जाए बेड पे। समझ गया। प्रोफेसर होगा ना एक साइड पे, या आपका असिस्टेंट होगा, या कोई रजिस्ट्रार होगा, तो वो यही समझ रहा होगा कि ये बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको क्या पता भोगे खड़े हैं सारे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी बात उनको बता देंगे तो उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये कुछ पढ़ा लिखा लगता है, तो वो खुश हो जाएंगे कि यार ये बंदा ठीक है बेसिक्स तो सीख के आया है, लेकिन थोड़ा सा इसका टच जो है ना, जैसे हमने कहा था कि 20% टच आपका इस वक्त क्लिनिकल होना चाहिए, 80% आपका बेसिक होना चाहिए। आप क्लिनिकल से परेशान ना हो कि यार अब हम फर्स्ट ईयर में हैं और हमें फाइनल ईयर की चीज़ें बता रहे हैं, ये क्या बात हुई? हमें क्या पता बर्बर्स क्या होते हैं, हमें क्या पता एन्यूरिज्म क्या होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही को पता होना है ना सारा। यस तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, जस्ट टेक इट 20%। इतना दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है।
20% इसको वेटेज दें, 80% आप अपने बेसिक नॉलेज पे तवज्जो दें। ये नोशन रिवर्स हो जाएगी जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, तो आप यकीन माने कि आपसे हम पूछेंगे ना कि यार कार्बन गोल्स के नाम यार, तो सर मुझे तो याद नहीं। क्यों? तो 5 साल में किसको याद रहता है कि सोफिया लोरेन टीडे बकार टीडे तेरे कच्चे है कि नहीं? अब हम तो बेसिक के बंदे हैं ना, हमें तो ख्वाबें भी सोफिया लोरेन की आती हैं। हमें तो ख्वाबों के सामने एस्ट्रोलॉजी नाच रही होती है। तो ऐसी बात नहीं है सर। इसकी आर्टिकल सप्लाई भी करनी है हमने। हाँ। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ उसी पे कि अब स्प्लीन की लोकेशन हो गई। यस सर, बिल्कुल लोकेशन तो होती है। उसके बाद स्प्लीन का अगर ऑड नंबर याद रखें ना यस कि 1 3 5 7 9 11, यस तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अब 1 3 5 क्या है? ये साइज है। ये 1 इंच थिक है, सही 3 इंचेस ब्रॉड है 5. एंड 5 इंचेस लॉन्ग है। समझ गया। यस 7 आउंसेस इसका वेट है समझ गया। यस और 9 to 11 रेंज के दरमियान ये पड़ी है। ये भी हो गया। ये ऑड नंबर हो गए ना। बिल्कुल। और इसका वेट कितना है? 7 आउंसेस। और इसको अगर ग्रामों में करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स। यस 150 ग्राम। अब 150 ग्राम जो है वो आध पाउ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इससे आधा पाउ से, आधा पाउ 125 ग्राम होता है ना। सही, 250 ग्राम का पाउ होता है सही। मीट्रिक सिस्टम में। यस सर समझ गया। तो 150 ग्राम है ना ये, तो आधा पाउ से थोड़ा ज्यादा है ना। समझ गया सर। यस अच्छा, बाठी दूसरी बात ये है कि स्प्लीन को उर्दू में क्या कहते हैं? तिल्ली। तिल्ली। ये आप ही ने बताया था। अब ये बच्चों को नहीं पता होता। कोई कहता है जी पिता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ पिता गाल ब्लैडर कहते हैं, वो मिक्स होता है वो इसके पता साथ। नहीं है, वो पिता है। पिता यस पत्ता भी नहीं। बिल्कुल। पैंक्रियास को क्या कहते हैं? हाँ बताएं। पेनक्रियास को आप सारे मुसलमान हैं, बताएं ना। सर आप ही ये बता बड़ा दें। मुसलमान है जो पूछ रहा है जी। जो भी आपका देखिए, एक कोर नॉलेज होता है हर बंदे के अंदर, तो उसको एक्सप्लोर करें। जितना आप अपने कोर नॉलेज को बाहर निकालेंगे ना, वो और निखरता जाएगा, सर आप ही गोरा बता होता दें। जाएगा। सर आप ही बता दें, 4 मिनट रह गए हमारे इसलिए। लब लबा। अच्छा लब लबा। ये क्या? लब 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 लबा। उर्दू बुलबुला नहीं, लब लबा। यस बुलबुले से मिलता जुलता है। लब लबा। समझ गया सर। अच्छा इसकी आर्टिकल सप्लाई अब हाँ अब इसको जो लबलबा है, यस सर। अभी उसी की बात आ रही है। तो ये है जनाब आपका पेनक्रियास। एंड पेनक्रियास मीन्स, पेन मीन्स ऑल एंड क्रियास मीन्स फ्लैश। यस, ऑल फ्लैश। सॉफ्ट बॉडी है ये, अच्छा गोश्त की बॉडी नहीं है। ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। इस तरह पैनसाइटोपिनिया इस तरह होता है। हाँ, पेनक्रियास। क्रियास तो वैसे फ्लैश तो गोश्त को कहते हैं, बट ये एक नरम बॉडी है जिसमें हड्डी नहीं है। समझ गया। यस पेनक्रियास। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसकी आर्टिकल अच्छा, सप्लाई अब स्प्लीन जो लोकेशन समझ आ गई। अब Yes. स्प्लीन के बॉर्डर्स, यस बॉर्डर ठीक है जी। अब ये स्प्लीन पड़ी है आपके सामने, तो एक ये बॉर्डर, वो खुली वाली नहीं ठीक है, देखा ये देखें, ये एक ये बॉर्डर, ठीक है, यस और एक अंदर वाला बॉर्डर, Yes, यानी sir. आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर या लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर पोल एंड इंफीरियर पोल। यस सर। अब एक ये सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द विसरा, द विसरल सरफेस यस or the inner surface, and this is the outer or the diaphragmatic surface. समझ गया। सर रिब्स का रिलेशन कैसे होगा? मैं बताता हूँ ना, आप सुन लो ना पहले। सर्फेसिस बॉर्डर की समझ आ रही है। यस सर आ गई बिल्कुल। अब एज रिगार्ड्स द विसरल इंप्रेशंस, अब मैं फिर कहूंगा कि नॉर्मल स्प्लीन पे कोई इंप्रेशन नहीं होते। बिल्कुल वही ताजी स्प्लीन है ना, Lungs अभी भी निकाली है बकरे में से, बंदे में से, कोई इंप्रेशन लाइक द लंग्स, उस पे कोई इंप्रेशन नहीं है। बिल्कुल वो कैसे ये गड़ा पड़ गया, कैसे निशान पड़ गए, आफ्टर द डेथ जो चीज़ें उधर पड़ी रहती हैं वो उसको फिक्स कर देती हैं। जब हम उसको बाम कर देते हैं, फॉर्मुलिन लगा देते हैं, वो चीज़ें सुकड़ के अपनी जगह पे, जैसे लोटे में पानी जमा दें तो लोटा ही निकल आता है। बिल्कुल यस
लोटा तोड़ दे, बर्फ का लोटा निकल आता है। समझ सर यस लेकिन जब वो लगाते हैं फॉर्मलिन तो एग्जैक्ट वही इंप्रेशन कैसे बना लेती है? मकसद वो हार्ड होती है चीजें, थिंग्स बिकम हार्डन्ड, समझ आई ना। तो चीजें जब सख्त हो जाती हैं तो वो जहाँ कोई चीज पड़ी होती है वो अपना इंप्रेशन छोड़ देती है। समझ गए यस सर है अच्छा, हम इसमें यहाँ देखें तो हियर इज द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, गैस्ट्रिक इंप्रेशन यहाँ यस पे ये स्टमक पड़ा होता है। बिल्कुल सर अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हियर इज द टेल ऑफ द पेनक्रियास, यस टेल ऑफ द टेल ऑफ द पेनक्रियास पेनक्रियास। अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज द रीनल इंप्रेशन, द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी रीनल इंप्रेशन रीनल इंप्रेशन। और यहाँ पे लाइक ये लोअर पोल है, ये अपर पोल है, ठीक है जी। और लोअर पोल के पास ही वो कोलोनिक इंप्रेशन होगा, Yes. कोलोनिक इंप्रेशन, क्लोनिक ठीक इंप्रेशन है। भी और वो होगा आपका Transversal. जिसको कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर, यस स्प्लेनिक फ्लेक्शन इसीलिए उसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहते हैं ना, कि वो स्प्लीन पे निशान छोड़ता है। यस आप समझ आए आप? बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा सिवाय रिब्स के निशानात के। बिल्कुल तो यहाँ पे होगी 9th 10th और 11th रिब्स ना, उनके दरमियान ये पड़ी हुई होगी। समझ गया सर एंड नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल, क्योंकि इस 2 सालों में चीज़ें आप नॉर्मल पढ़ेंगे। बिल्कुल यस सर तीसरे चौथे पांचवें साल में द थिंग्स बिकम एबनॉर्मल, लोग मरीज हो जाएंगे, सेहतमंद से मरीज हो जाएंगे। और आपका तल्लक फिर सेहतमंद लोगों से नहीं होगा, मरीजों से होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त होंगे, लेकिन आप जिनको देखेंगे, जिनको एग्जामिन करेंगे, वो बेचारे दर्दमंद होंगे, वो दुखिया होंगे, वो मरीज होंगे और आपकी मदद के तलबगार होंगे। बिल्कुल यस वो बड़े सवालिया नज़रों से आपकी तरफ देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आए हैं, इंशाल्लाह आप मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगा। यस सर मतलब ये आपकी बुद्धि पे ये होना चाहिए कि आप हेल्प करने जा रहे हैं, ये नहीं कि ये मुझे मारने आया है, अब मेरी मौत आ गई। नो नेवर। बिल्कुल ऐसे आप मसीहा है, मसीहा वो होता है जो जिंदगी देता है। यस सर तो लेने वाले ना बने, जिंदगी देने वाले बने। बिल्कुल यस सर और कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत, खामोश रहें बेज़रर हो जाएगा। बिल्कुल आप किसी को दुख ही ना दें, फायदा भी ना दें। अगर आप नहीं पहुंचा सकते, फायदा ना दें, कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन दुख भी तो ना दें। बिल्कुल यस सर ठीक है ना जी। इसकी आर्टरीज प्लर अच्छा, अब ये जो है, ये ऊपर एक टॉर्शियस आर्टरी है। बिल्कुल तो ये टॉर्शियस टॉर्शियस है ना बेटे, बलदार आर्टरी। बिल्कुल समझ गया तो ये स्प्लेनिक आर्टरी है। इसकी पहचान ही यही है कि इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स है। यस सर समझ तो गया दिस इज द ब्लड सप्लाई। अब इसके साथ ही बैक पे देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो स्प्लेनिक वेन है। अब समझ- आप कहेंगे इसमें तो बल नहीं है, उसमें क्यों बल है? यस और बिल्कुल इस बल होने की क्या वजह है? प्रेशर ज़्यादा है नहीं प्रेशर से तो नहीं होना चाहिए। आर्टरीज मतलब में ये प्रेशर हर ज़्यादा बंदा होता अपने है रीजंस देगा और एंड में मैं अपनी आपकी जस्टिफिकेशन दूंगा आप ही कि दे ये क्यों बलदार सर पैंक्रियास के बलों की वजह है कि स्प्लीन एक चूंकि छलांगी लगानी है, तो इसलिए वो मतलब है। नहीं सर अब ब्रांचेस ज़्यादा देनी होंगी शायद। सर ब्लड सप्लाई स्लो करने के ऐसा लिए कुछ नहीं हाँ है। यस सर blood ब्लड flow सप्लाई करने स्लो देने के लिए फिल्टर फिर ब्लड हाँ, और ब्लड सर्कुलेशन ये बात ये है कि ये निकल गई यहाँ से, और ये है सीलिएक ट्रंक यस which is coming from aorta, abdominal aorta। तो abdominal aorta की सबसे पहली जो वेंट्रल ब्रांच है वो सीलिएक ट्रंक है, उसकी आगे ये सीलिएक ट्रंक है, और सीलिएक ट्रंक की आगे सबसे बड़ी ब्रांच है द स्प्लेनिक आर्टरी। द स्प्लेनिक आर्टरी। तो स्प्लेनिक आर्टरी इज टॉर्शियस, व्हाई? बिकॉज अगर आप देखें ना, रोड पे आप देखें, एक रोड जा रही है, पुलिस वालों ने ऑब्स्टेकल लगाए होते हैं, किधर है किधर है किधर, जंप्स ना के नहीं वो मतलब एक पत्थर रखे होते हैं ना, यस तो आप 100 की स्पीड में तो जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आप जाते पहले स्लो डाउन हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर सड़क बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, फिर आप स्पीड पकड़ लेंगे। बिल्कुल वो क्यों लगाया वो नाका? कि आपको ऑब्जर्व किया जा सके कि आप हैं कौन। बिल्कुल ऐसा ही होता है यस सर जब आप स्लो हो जाएंगे तभी मैं देखूंगा ना आपकी गाड़ी में क्या है, आपकी जसामत क्या है, आप कोई तकरीबकार है, आप कोई शरीफ इंसान है, आपके पीछे पिस्तौल तो नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसा यस सर स्लो हो गए, तो शूटर छूट जाएंगे तो मुझे क्या पता आप क्या लेंगे। यस तो ये जो बल डाल दिए ना अल्लाह ने आर्टरी में, वो इसको स्लो डाउन करने के लिए डाल दिए। अच्छा क्यों? कि स्प्लीन एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है,
उस पर एकदम से रेला जाएगा, वो ब्लीडिंग कर देगा, वो हेमरेज कर देगा, समझ गया। वो संभाल नहीं सकेगी। यस तो उसमें स्लो स्लो ब्लड जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। और स्प्लेनिक सर्कुलेशन के मतलब आप पढ़ेंगे कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। यस बिल्कुल, रैट्स और ह्यूमंस में होती हैं। यस ठीक है ना जी। तो ये तो इसकी वीनस, अच्छा वेन्स में वो नहीं है मसला, वो तो वीनस रिटर्न है बिल्कुल। और वेन्स में तो इतना प्रेशर होता नहीं। बिल्कुल ऐसी बात। आपकी कोई वेन कट जाए, आप छोड़ दें, वो खुद ही शर्मिंदा होकर बंद हो जाएगी। यस सर ऐसे ही वो होता शर्मिंदा हो जाएगी बेचारी कि मुझे पूछ ही कोई नहीं रहा। समझ गया सर। और आपकी आर्टरी कार्ड जो फुल 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 करती रहेगी कि यार इसको टाका लगाओ, इसको हाथ तो रखो इस पे, तो मर जाएगा बंदा। लोग कहते हैं मैंने अपनी वेन काट दी और मैं मर गया। वेन नहीं, वो आर्टरी काटते हैं, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी। यस अच्छा यहाँ से एक्सेसिबल होती है ना, हाँ। तो आर्टरी को काट दो। सर ये जो वेन काट दो कुछ नहीं होता। आप सेफेलिक वेन काट दे, बेसिलिक वेन काट दे, वो जरा से ब्लीड करेगी, उसके बाद बस समझ जाएगी। अच्छा सर अगर इधर स्प्लेनिक आर्टरी में नाका लगा दिए तो वो चोर बाकी रास्तों से नहीं निकल सकता, वो जो सीलिएक ट्रंक की बाकी ब्रांचेज होंगी। आप चोर की बात ही मैं कर रहा हूँ, मैं स्पीड को स्लो डाउन करने की बात कर रहा हूँ। ये सर वन पाथ वे तो यही है ना कि सर। हमने उस स्पीड को स्लो डाउन करना है स्प्लीन में। हम नहीं चाहते, यानी कि अल्लाह नहीं चाहता कि वो रेला जाए और वहां पे ब्लीडिंग हो जाए। लेकिन सर इसकी बात है कि यहाँ से वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाएगा नेबरिंग में। नहीं नहीं, वो बेटे मतलब ब्लड का पाथवे लंबा हो जाएगा ना। अगर आप स्प्लीन आदि को खोलेंगे तो शायद इतनी लंबी हो जाए, नहीं सर मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर इसको छोड़ेंगे तो वो इतनी सी हो नहीं, जाएगी। सर, जो टेलीफोन की तार होती है। नहीं, सर, हाँ, तार की सर मैं कह रहा हूँ कि स्प्लीन यानी फिल्टर का काम कर रही है, यानी वो बिल्कुल, लिक्विड। बिल्कुल। तो सर अब सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच है जो स्प्लीन की तरफ जा रही है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरी ब्रांचेस भी तो जा रही हैं, तो वो वो filter एक नहीं जा होगी। रही है, एक जा रही है लिवर को, Yes, sir. हिपैटिक आर्टरी, और एक जा रही है स्टमक को, गैस्ट्रिक तो आर्टरी। सर स्टमक को वो फिल्टर होके नहीं जाएगा। आर्टीरियल ब्लड है ना, आर्टीरियल ब्लड है जो जो स्प्लीन में से गुजरता है, वहां पे टॉक्सिक एजेंट उसने रखने हैं। लिवर वाला हाल है ना यार। स्प्लीन के स्ट्रक्चर में और स्टमक के स्ट्रक्चर में फर्क है। स्टमक इज फॉर डाइजेशन एंड स्प्लीन इज फॉर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ये जो फिल्टर अल्लाह ने लगाया है, ये इसीलिए लगाया है कि कोई टॉक्सिक एजेंट आपके अंदर न चला जाए, इसके अंदर रह जाए। तो मुझे बताया, इस हवाले से हम कहते हैं कि दिस इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो क्या स्प्लीन हमें खानी चाहिए? सोच के बताओ। कई लोग खाते हैं इसको, यकीन जानो। और उनमें से एक मैं था, जब मैं फुलिश था, जब मुझे नहीं था पता, तो मैं अपने अब्बा से कहता था कि आप गोश्त लेने जाएंगे ना, तो बूचर शॉप से 1-2 जितनी तिलियां आपको मिले आप ले आना। मेरा अब्बा ले आता था, मैं उसको धोता था, साफ करता, फिर उसको कट लगाता था। खून भी निकलता था, गंदा खून। इसमें से गंदा खून मीन्स के जो स्टोर्ड ब्लड होता है वो निकलता था, लेकिन वो निचोड़ लेता था मैं, और फिर उसको मसाले लगाता था, फिर मैं सीख पे लगा के भून के खाता था। यार अंदाजा करो मैं कितने मजे करता था। लेकिन इसमें वो भी तो होगा लेकिन ना। जब मैं खाता था तो मुझे लगता था कि यार कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है। मतलब सड़ा हुआ खून मैं खाता था। हाँ, सर। देखो वो गोश्त नहीं होता, वो एक सड़ा हुआ खून है। अब आप क्या समझते हैं, ये गोश्त है? कलेजी सर लेकिन ये खून तो गोश्त तो निकल ही नहीं है गया। ना। नहीं है। कभी खाई है कलेजी? यस हर बहुत कैसी होती है? अच्छी सर। सर आपको तो अच्छी लगती है। टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीट। मैं खाऊं तो मुझे लगता है मैं मिट्टी खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अपनी मसाले नहीं पसंद है। लगाते। भूरी आती अपनी है। अपनी पसंद है। लोग ईद वाले दिन सबसे पहले कलेजी काट के पकाते हैं। जी सर। बिल्कुल ऐसे। पहली डिश जो पकती है कुर्बानी की, वो कलेजी होती है। यस। मेरे घर में वो होती है, पर मैं नहीं खाता। हिम्मत है मेरी सर। मिसेस को, मेरी माँ को, सबको पता था कि डॉक्टर साहब कलेजी नहीं खाते। हालांकि कलेजी बहुत अच्छी चीज़ है, और वी एडवाइज कि आप कलेजी खाया करें, बिकॉज आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे। लेकिन अब अल्लाह की शान है कि मुझे नहीं पसंद। अब मुझे क्या पसंद है? मुझे गुर्दे पसंद हैं, मुझे दिल आप काट के पका दें वो पसंद है, जिसको टकाटक कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन टकाटक में आप अच्छा, और आपको पता है कि टेस्टिस भी लोग खाते हैं, Yes. बकरे के कोपरे। testis। कपूरे कहते हैं। कपूरे। कपूरे कहते हैं। अच्छा, मैं बड़ा कपूरे। शौकीन था टेस्टिस का। तो पूरे यस मेरा अब्बा अल्लाह बख्शे बड़ा शौकीन। स्प्लीन और यस स्प्लीन जो है
it is a lymphoid organ as well as it is a hemolymph organ. क्योंकि इसमें इसलिए इसको हीमोलिम्फ कहते हैं कि हाँ ये ग्लैंड है ना, तो हर ग्लैंड के इफरेंट्स भी होते हैं और आफ्रेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसके आफ्रेंट कोई नहीं, ये खाली इफरेंट। इसके अंदर लिम्फ बनता है? इसके अंदर लिम्फ बनता है, खून जाता है और लिम्फ निकलता है। तो वो लिम्फ बना रहा है या नहीं खून है? भी निकलता है, समझ स्प्लेनिक वेन भी तो निकलती है, समझ गया। लेकिन स्प्लेनिक लिम्फ नोड भी इसके हाइलम में होते हैं। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ भी इसी में होते वो हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है, स्ट्रक्चर histology की है। बात हो रही है। उसकी तो मैंने बात ही नहीं अभी की। सही। एंड ऑफ कोर्स द स्प्लीन इज सराउंडेड बाय कैप्सूल। लेकिन स्प्लीन को अब ये जो आर्टरी सप्लाई कर रही, जो पॉइंट की बात मैं बताने लगा हूँ वो है स्प्लेनिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ celiac trunk, and celiac trunk is the artery of foregut. Celiac trunk is the artery of Foregut. foregut. The superior mesenteric artery is the artery of midgut, and inferior mesenteric artery is the artery of hindgut. ये आपको याद रखना है। समझ गया सर। अच्छा, अब आर्टरी ऑफ फोरगट का मतलब होता है कि ये फोरगट को सप्लाई करती है प्लस इसके डेरिवेटिव्स को सप्लाई करती है। इसका मतलब है एम्ब्रियोलॉजी आपको बताएगी कि फोरगट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, एंड व्हाट आर द आउट पाउचिंग और द आउटग्रोथ्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ द फोरगट, लाइक द pancreas, the liver and the gallbladder are the derivatives of the foregut. बिल्कुल सर। While the spleen is not the derivative, please. अब इस धोखे में मत रहना कि ये आर्टरी ऑफ फोरगट से सप्लाई हो रही है तो ये डेरिवेटिव है फोरगट का, नेवर फेल हो जाएंगे आप। अच्छा। Spleen is mesodermal in origin. While the foregut, midgut and hindgut is endodermal in origin. सर इन दोनों के फंक्शन मिक्स होते हैं, लिवर और स्प्लीन के। लिवर जो होता है वो खून को साफ करता है। ये भी साफ करता है, ये तो फिल्टर है ना। अच्छा। वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आरबीसीज को ब्रेक डाउन, यानी हर पॉइजन को वो पकड़ लेता है। आरबीसी को ब्रेक वो डाउन। लैब ऑफ द बॉडी है। सर एंडोडर्म का क्या पॉइंट अब था? RBC को break down नहीं करता। लैब कितना बड़ा लफ्ज है, आरबीसी को लैब में हार्ट टेस्ट होता है, तो लिवर में हार्ट